आप सभी का स्टडी कॉपीज पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और ये जो है आपका आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का 12th नंबर का लेक्चर है। इससे पहले 11 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, जो घटना चक्र की मैराथन क्लासेज हैं आपकी यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आरओ वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं आपका, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। सारे क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो मन लगा के पढ़ाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ये आपके उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। ये राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ सारी चीज़ें। भाई, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। मतलब जो दूसरा आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो विभिन्न संप्रदाय और दलित वर्ग थे उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया और तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि सांप्रदायिक पंचायत कब घोषित हुआ है, तो आपका 16 अगस्त 1932 को घोषित हुआ। किसने किया भाई? रेमजे मैकडोनाल्ड थे, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न क्या है आपका? अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए बनाया गया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी के प्री में आया हुआ प्रश्न है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। देखिए, तीसरा प्रश्न आपका क्या है कि कथन है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। तो सही बात है, अगस्त में ही की थी, 16 अगस्त 1932 को। और इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। तो ये भी सही है, ए आर दोनों सही है और मतलब आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ए ही हो जाएगा आपका। ए आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अब यहाँ देख सकते हैं मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो भाई मुसलमानों को की थी, सिखों को की थी और अनुसूचित जातियों को की थी, क्योंकि मुसलमान और सिख तो पहले ही अल्पसंख्यक में आते थे। लेकिन जब ये आपका कम्युनल अवार्ड आया है 16 अगस्त 1932 को, रेमजे मैकडोनाल्ड जो आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वहाँ के, तो अनुसूचित जो जातियाँ थी उन्हें भी उसमें डाल दिया गया, बौद्धों को नहीं डाला गया था। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की और इसमें पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, अपितु इसमें दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। इसके तहत मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय तथा अन्य के पृथक निर्वाचक पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। अतः स्पष्ट है कि बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र पर एवं आरक्षित सीटें इसके तहत आवंटित नहीं की गई थी। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो कम्युनल अवार्ड के समय। ए राइट आंसर हो जाएगा। जब ये 16 अगस्त 1932 को सारी चीज़ें कर देते हैं तो भैया गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। और गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन जो फास्ट अनटू डेथ, मतलब जब तक जो है हम मरेंगे नहीं तब तक अपना फास्ट रखेंगे, कहने का मतलब ये होता है, व्रत होता है। आमरण अनशन मतलब खाना पीना नहीं होता है, समझिए बात को। जब तक हमारी बात मानोगे नहीं, हम जो है कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, कहने का मतलब ये है। तो 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। भाई, जो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय आता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक, उसमें अनुसूचित जनजातियों को भी, तो जो आपका 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय होता है उसी के उसमें 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए जो है गांधी जी आमरण अनशन करते हैं, जो कि 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूर्ण समझौता होता है। तो ये बात आप समझिए भाई, 16 अगस्त 1932 को आपका कम्युनल अवार्ड आता है, ठीक। 20 सितंबर
1932 को आपके यरवदा जेल में गांधी जी आमरण अनशन पे बैठते हैं और 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के मध्य जो है पूना समझौता होता है और इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था, किस लिए किया था भाई, जो रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय कमनल अवार्ड की घोषणा की थी 16 अगस्त 1932 को, तो उसी पे ये 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी, तो जो सांप्रदायिक अवार्ड था उसमें 71 सीटें दी गई थी और पूना पैक्ट के थ्रू जो है 147 सीटें दी गई थी। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ा करके 148 कर दी गई। मद्रास में 30, सिंध सहित बम्बई में 15, पंजाब में 18, बिहार उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20 और असम में 7, बंगाल में 30, संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस जो आपका यूपी है उसमें 20 कर दिया गया। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। टोटल 148, कहीं कहीं 147 भी लिखा मिलता है, तो 147 48 जो भी आए लगा देना बस, समझिए बात को। केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। पूना पैक्ट संबंधित है तो किससे संबंधित है भाई, दलित वर्ग से संबंधित है, ये राइट आंसर हो जाएगा। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि कथन है पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। ठीक, मतलब जो पूना पैक्ट था उसने कम्युनल अवार्ड को उद्देश्य को धराशायी कर दिया, एकदम सही बात है। कारण क्या है कि उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो दोनों बातें सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं भाई 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की और इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, यूरोपियों और सिखों के साथ साथ दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया। इसके विरोध में गांधी जी 20 सितंबर को आमरण अनशन पर बैठ गए। अंततः 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ जिसमें 2 शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने के संबंध में सहमति हुई। ये 2 शर्तें क्या थी, प्रथम थी कि विभिन्न प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटें थी। दूसरा क्या था कि केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। तो ये बातें आप समझ सकते हैं। श्री B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है पूना पैक्ट, जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये बात आप याद रखेंगे। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे तो किसने किए थे भाई, गांधी जी ने बिल्कुल हस्ताक्षर नहीं किए थे, गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। तो गांधी जी लॉर्ड इरविन गलत बात है, गांधी जी जिन्ना तो गलत है, क्योंकि अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य समझौता हुआ था लेकिन गांधी जी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, अम्बेडकर ने किए थे और गांधी जी के अनुयायी लोग थे उन्होंने किए थे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ और इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, बहुत गुस्सैल थे, समझिए बात को, गांधी जी बहुत गुस्से वाले इंसान थे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था, तो पूना पैक्ट को। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने। 24 सितंबर 1932 दिन शनिवार को सायं 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और M.M. जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राज भोज, P. बालू, गवई ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, G.B. बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवासन और M.C. राजा, C.B. मेहता, बाकले कामत, इन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे। ये सारी चीज़ें फिलहाल गांधी जी ने नहीं किए थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला थे। ठीक, पूना पैक्ट 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही, अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगी। इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे।
ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी.डी. बिड़ला थे। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय छूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो जी.डी. बिड़ला थे। ठीक, जी.डी. बिड़ला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो आपके महात्मा गांधी ने की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी। 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। तो आता है प्रश्न में कि भाई हरिजन नाम की पत्रिका किसने निकालना शुरू किया था? तो आपके महात्मा गांधी ने किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को समाज से अस्पृश्यता मिटाने हेतु मतलब छुआछूत मिटाने के लिए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ा। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, बाबू जगजीवन राम द्वारा किया गया था। दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना 1926 में एम.सी. राजा की अध्यक्षता में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने कहा था? महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। तो ये आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। ज्ञातव्य कि दलितों की स्थिति के बारे में गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच मतभेद था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया और 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ था। अब यहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर प्रश्न उत्तर किए जाएंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी तो पटना में हुई थी। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियाँ एवं कार्यप्रणालियाँ तय की गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की थी। तो ऐसा नहीं, जो बहिष्कार था उसके तो समर्थक थे लेकिन करों के अपवंचन की वकालत नहीं की थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी, तो ऐसा भी नहीं है। इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की, तो ऐसा भी नहीं, ये भी गलत बात है, वकालत नहीं की थी। तो 1 और 2 और 3 और आपके ये तीनों गलत हैं, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कोई सही नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया, न कि करों के अपवंचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, यह मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की है, तो ये आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो आचार्य नरेंद्र देव थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आ जाए तो वर्ष 1934 में इसका गठन होता है। संस्थापक आपके आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्य आपके अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता जैसे आदि व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे और इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख थे।
वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, तो किसके द्वारा भाई? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। ठीक, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से 1934 में इसका गठन किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक, और यहाँ और भी चीज़ें देख सकते हैं। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने किया था। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो इन्हें लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी जाती है भाई? लोकनायक की उपाधि दी जाती है। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? अप्रैल 1946 को मनाया जाता है। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई थी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। ठीक, तो एकदम सही बात है। और इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो 1 और 2 आपके दोनों सही, सी राइट आंसर हो जाएगा। मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए और यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था, इस मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला है। तो दोनों चीज़ें आपकी सही हैं। अब यहाँ प्रांतीय चुनाव के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। देखिए, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो 1937 में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें जो आपकी कांग्रेस थी उसको किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो पंजाब में नहीं मिला था। मध्य प्रांत, बिहार और मद्रास में मिला था, लेकिन पंजाब में पूर्ण बहुमत इसे नहीं मिला था। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए और जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें जीत गई। ठीक, बिहार में 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें जीती। मध्य प्रांत एवं बरार में 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें जीत गई। संयुक्त प्रांत जो कि आपका आज का यूपी है, मतलब यूपी और आपका बिहार का कुछ क्षेत्र मिला करके और उत्तराखंड मिला करके, तो 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें जीत गई। उड़ीसा 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें जीती और पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। तो आप सोच सकते हैं टोटल आपके 5 प्रांत हैं कि मद्रास है, बिहार है, ठीक, मध्य प्रांत, बरार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत इसे मिला। कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल में, देखिए बंगाल में और पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गई। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, मुंबई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित की थी। बम्बई में कांग्रेस को लगभग बहुमत, मतलब 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें मिला था। ठीक, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम, ये राइट आंसर हो जाएगा। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में से किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? तो बंगाल ने, डी राइट आंसर हो जाएगा। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो मध्य प्रांत में बना था, उड़ीसा में बना था, बंगाल में नहीं बना था, तो तीसरा हो जाएगा, और पंजाब में भी नहीं बना था। तो 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं बना था। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। UPPCS UPRO में आया हो क्वेश्चन है। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो आपका बम्बई में प्राप्त हुआ था, उड़ीसा में प्राप्त हुआ, बिहार में, असम में भी सरकार बनी गई थी। तो यहाँ कुछ भी नहीं है फिलहाल।
वहाँ आपका बंगाल होता, पंजाब होता, तो वहाँ नहीं बनी थी। वह प्रांत जहाँ 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो बंगाल में नहीं बनाई थी, बिहार, उड़ीसा, मद्रास में बनी थी। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो 5 में बना था। टोटल 5 में पूर्ण बहुमत था। उसके बाद तो आपका गठजोड़ करके जो है सरकारें बनी थी कई जगह पे, लेकिन आपका 5 में पूर्ण बहुमत था। इनमें से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो पंजाब में नहीं हुआ था। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था? तो 28 महीने का था। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, और कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। मतलब जिन्ना बहुत खुश हुए कि हाँ चलो ठीक है। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने चला था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाता है। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी यानी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई, और इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। तो पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। नीचे दिए गए कोड से रिपोर्टों का सही कालानुक्रम लगाना है। देखिए पीरपुर रिपोर्ट जो है 1938 में आता है, ठीक, और वहीं शरीफ रिपोर्ट 1939 मार्च में आता है, और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल जो होता है ये आपका आता है 1939 में, लेकिन दिसंबर में आएगा। तो 1, 2, 3 ही राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ कांग्रेस के त्रिपुरी संकट के ऊपर प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस जी निर्वाचित हुए थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में पड़ता है, अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे, जबकि पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किसने किया था? आपके महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो एससी बोस ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, वह निम्नांकित राज्य में है, तो आपके गुजरात राज्य में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर है? तो त्रिपुरी आपका पड़ता है जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक। हरिपुरा आपका गुजरात में पड़ता है। वर्ष 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया से 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीते, ठीक। मतलब पट्टाभी सीतारमैया ने 1377 मत प्राप्त किए थे, इन्होंने 1580। त्रिपुरी आपका जबलपुर एमपी में पड़ता है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा यानी जो कि गुजरात में पड़ता है अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे, मतलब
किसी ने विरोध नहीं किया था। तो अगर आ जाए कि भाई सुभाष चंद्र बोस जब पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बने तो कहाँ के बने, तो हरिपुरा के 1938। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस की दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? 1939। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो भाई पट्टाभी सीतारामैया को। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात जो है सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्यसमिति बनाएं, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्यसमिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचारों के लोग हों, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करें, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करें, किंतु गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुई। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? तो सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा देखा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए, लेकिन गांधी जी नहीं माने। समझ सकते हैं सुभाष चंद्र बोस अकेले ही इन सब चीज़ों में आगे बढ़े। अब यहाँ देशी रियासतों के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो जो 1927 की बटलर कमेटी थी उसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। डी राइट आंसर हो जाएगा। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है, केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात शेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर इनके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ है? तो ये आपका 1947 में हुआ है। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर
बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी एवं सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में पटेल रियासती विभाग के कार्यवाहक थे। उन्होंने भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ बनाकर सम्मिलित हो जाएं। उनके नेतृत्व में ही भारतीय संघ में विभिन्न रियासतों का विलय हुआ। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे, तो वे कौन थे? सरदार पटेल थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना निलंबित किया था? तो भाई ये आपके जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर थे। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना प्रारंभ कर दिया। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो ये आपके पंजाब ने रखी थी। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब पटियाला पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा जाता है। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो हैदराबाद। यथावत स्टैंड स्टिल समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लायक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए थे। अब यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो नीति सिंपल सी थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ही हम ब्रिटेन का सहयोग करेंगे, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही साथ देश में आपातकाल की घोषणा भी कर दी। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि कथन क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था? एकदम गलत बात है, नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने के साथ ही ये भी गलत है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद और फांसीवाद की भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता है जो प्रकृतः लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो ये दोनों कथन आपके असत्य हैं। कथन क्या है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया? एकदम सही बात है। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था, तो ये भी सही बात है। तो एक और दो दोनों सही, और एक की सही व्याख्या भी करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना। भाई गलत बात है, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं दिया था त्यागपत्र, इसलिए दिया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना मर्जी के शामिल किया जा रहा था। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, ये भी गलत बात है। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति, तो कुछ भी नहीं सही इसमें, ठीक। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए बी और सी नहीं सही है। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1945 में, डी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 तक था।
अब यहाँ पाकिस्तान की मांग के ऊपर प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्रों ने किया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर में प्रस्तुत किया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था तो सबसे पहले सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। प्रायः कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने वर्ष 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था, यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी यह इच्छा यह होगी पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने रखा था। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं स्वीकार करेंगे। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये आपके सरोजनी नायडू ने कहा था। तब वो दूत थे भी, लेकिन बाद में वो मेघदूत बन जाते हैं, समझिए बात को। वर्ष 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता से कहा था, हाँ मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। उसके बाद मेजर ऑक्सबी गौर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहते हैं? इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा था, हाँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा। इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। कथन क्या है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ थे। वक्तव्य किया गया है तो सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? देखिए वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, तो सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये भी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया, तो ये भी बात सही है। वे सदैव डायरी रखते थे, तो यही बात सही नहीं है। ठीक, डी राइट आंसर हो जाएगा। जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक, खली कुंजमा का काफ़ी हाथ था और मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे तथा उन्होंने इसमें भाग भी नहीं लिया था। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो ये आपके 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में की गई थी। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। और स्रोत क्या है कि आर.सी. मजूमदार की द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में आप देख सकते हैं। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो रहमत अली ने लिखा। सी राइट आंसर हो जाएगा।
मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था मार्च 1940 में। सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खली कुंजमा ने रखा था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खली कुंजमा ने इसका अनुमोदन किया। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक, खली कुंजमा की विशेष भूमिका थी। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो सिकंदर हयात खान ने तैयार की थी। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई, कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था 1940 में। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई और इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में। वह कौन सी तिथि है जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो ये आपका है 23 मार्च 1943 को इन्होंने पाकिस्तान दिवस मनाया था। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भाई किसने की थी? आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह के ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो विनोबा भावे। ठीक, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। तो पहले कौन थे आपके? विनोबा भावे, दूसरे आपके जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रधान सत्याग्रही कौन थे या थी? तो वो आपके विनोबा भावे थे। ठीक, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे कौन थे? तो दूसरे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो 1942 में आया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में आया। इसे ही जो है क्रिप्स मिशन कहा जाता है। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। तो ब्रिटानिया यानी ब्रिटिश जो सरकार है उसके प्रस्तावों की एक प्रारूप घोषणा जो लेकर आए थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, उसमें क्या था कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। एकदम सही बात है। ये भी था उसमें कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। ये भी सही है कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। ये भी सही बात है कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। तो चारों सही है। मतलब डोमिनियन स्थिति की दी जाने की बात भी थी और सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होने की बात भी थी और ऐसा भी था कि भाई प्रांत या भारतीय राज्य जो बाहर रहना चाहता है वो रह सकता है और भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित होगा। ये भी था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
स्टैफोर्ड क्रिप्स ने मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहेगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। रक्षा मंत्रालय यानी आप समझ सकते हैं टोटल रक्षा वाला जितना सिस्टम होगा वो इनके पास होगा। कहने का मतलब ये है 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। ऐसा कुछ नहीं था जो भी स्वतंत्र रहना चाहे वो रह सकता है, ऐसा उसमें था, तो ये तो गलत हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, यही था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, ये सही बात है। संविधान सदन द्वारा निर्मात्री संविधान मान्य, ये भी सही है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये आपका सही नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, ये भी नहीं है। भारत को डोमिनियन स्टेट देना चाहिए, ये आपका राइट आंसर है। डोमिनियन स्टेट मतलब होता है, देखिए डोमिनियन स्टेट का सिंपल सा फार्मूला होता है, इतना आप समझ जाइए कि आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन रहना आपको किसके अंडर में है, ब्रिटिश के अंडर में रहना है। कहने का मतलब ये अंग्रेजों के अंडर में ही रहना है। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन एक क्रेशिंग बैंक था, तो ये आपका महात्मा गांधी की नज़र में था। देखिए रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च अप्रैल, ठीक 3 सप्ताह रहे मार्च अप्रैल 1942 में, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने अपना प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर तिथिय चेक की संज्ञा दी थी। 7 नंबर क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान सम्मिलित है, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता गलत बात है, डोमिनियन स्टेट की बात की गई है, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, हाँ ये सही है आपका, केवल 2 हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था। इनका कार्यकाल भारत में वर्ष 1936 से 1943 तक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो आपके लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में ही चलाया गया। 1936 से 43 तक इनका कार्यकाल रहता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। देखिए 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो वर्धा में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 47 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 9 अगस्त 1942। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। मतलब गांधी जी को और सरोजनी नायडू इन सबको जो है पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास में था, लेकिन समूचे देश में इसकी हिस्सेदारी थी। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था, एकदम सही बात, यही सही है। तो आगे क्या देखना है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो ये ग्वालिया टैंक के पास पारित किया गया था। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? तो भाई ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये आपके बम्बई के ग्वालियर टैंक से शुरुआत होती है। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये आपके बम्बई से प्रारंभ किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 1942 हो जाएगा राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन आपका अगस्त 1942 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा था, ये ऐसा नहीं है। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, ऐसा भी नहीं। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था, ये सही है। केवल 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कतिपय संशोधनों के बाद पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, महात्मा गांधी ने दिया था। ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा किस समय के लिए था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान का था। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव के प्रतिक्रिया में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? तो यह आंदोलन अहिंसक था, तो गलत बात है। मतलब ये तो सत्य नहीं है क्योंकि ये हिंसक हो चुका था। तो ऐसा तो है नहीं कि भारत छोड़ो आंदोलन अहिंसक था, तो यही सही नहीं है नंबर 1 बात। उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ऐसा नहीं है।
महात्मा गांधी ने इसमें सभी लोग जो है नेतृत्व कर रहे थे। तो और यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, तो ये तो सही है, तो ये नहीं होगा, तो ए और बी दोनों होगा क्योंकि ये दोनों सत्य नहीं है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चयता अहिंसक नहीं था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए। 500 से ज़्यादा डाकघरों तथा 150 स्थानों पर हमला हुआ। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। तो ए और बी आपके दोनों सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था एक हिसाब से, लेकिन तथा आप जो है कह सकते हैं कि आंदोलन के प्रारंभ के पूर्व ही गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और यह फिर देश भर के स्वतः स्फूर्त रूप में प्रसारित हो गया। फिर भी इस आंदोलन को प्रारंभ करने की प्रेरणा गांधी जी ने दी थी, तो आप गांधी जी लगा सकते हैं। वैसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, तो एकदम गलत बात है, महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया, शुरुआत की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा, यही सत्य नहीं है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, तो ये तो सही लिखा है। यह एक अहिंसक आंदोलन नहीं था, हिंसक हो चुका था, और यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन, ये सही है। तो ए और सी आपके दोनों नहीं सही है, तो यहाँ पर ये डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, तो महात्मा गांधी ने बनाया था आलेख, और प्रस्ताव पारित किया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भाई यूसुफ मेहर अली ने एक धनुष जो है गिफ्ट किया था महात्मा गांधी को, उस पर लिखा हुआ था भारत छोड़ो, तो वहीं से शुरुआत होता है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक जो है अध्यक्ष बना रहा? तो अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन फल था, किस चीज़ का फल था? क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का, एकदम सही बात है। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, सही है। गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, नहीं, ऐसा नहीं है। AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, ये सही है। 1, 2, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, ये राइट आंसर। इनमें से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो ये कौन करता था? राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया। आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया, और उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, वैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। ये 1940 से 45 तक रहते हैं, ठीक। उसके बाद आपके कौन आ जाते हैं? क्लीमेंट एटली। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, इसका नाम क्या है? लुई फिशर।
महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एडगर्सगो, एमएल सुरमैन, नॉर्मन थॉम्स के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था तो एक अमेरिकी पत्रकार था। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? भारत छोड़ो आंदोलन से। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी के जीवनीकार हैं? तो लुई फिशर हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? तो बिहार में सबसे ज़्यादा, और संयुक्त प्रांत आपका यूपी और बिहार वाला क्षेत्र ज़्यादा जो है प्रभावित रहा है। डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे और यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कथन है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा है। एकदम सही बात है। और कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, तो ये भी सही बात है। और आर एक सही व्याख्या भी करता है, तो आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 की क्रांति का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल भेजा गया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी, सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नज़रबंद रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना के बांकीपुर जेल में नज़रबंद कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो बम्बई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। देखिए यहाँ कथन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। एकदम सही बात है। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, तो ये भी सही। मतलब कहने का ये है कि करो या मरो का नारा प्रवेश कर गया, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। दोनों सही हैं और कथन कारण दोनों सही हैं। आर एक की सही व्याख्या करता है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन है, दूसरा कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। एकदम सही बात है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा मानना नहीं था, लेकिन हाँ ये दूर रहा था, तो ये सही है आपका। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? कथन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। मतलब जो आपका मुस्लिम लीग था और आपके अंग्रेज थे वो एक साथ आ गए, कांग्रेस के खिलाफ हो गए। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो ये भी सही है। मतलब आर कारण आपका सही है कथन के लिए, तो ये सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की। अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है।
अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नाम उल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई है। सूची के नीचे दिए गए कोट के अपने उत्तर चुनिए। बलिया आपका सही आंसर है और वहीं सतारा भी सही है। हजारीबाग मेरठ नहीं होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई? बलिया में, चित्तू पांडे के द्वारा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो गोहपुर की है। कनकलता बरुआ का जन्म 1924 में असम में हुआ था और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस गोलीबारी में वो शहीद हो गई। अब यहाँ देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। एकदम सही बात है। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी, ये भी सही बात है। तो आर कारण कथन का सही है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्वक कुचला, फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण विहान हुआ उसमें इस आंदोलन का ही सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो की ललकार ने ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं था। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हो, नहीं ऐसा भी नहीं था। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय का यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए, भी नहीं है। संवैधानिक गतिरोध का हल, ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कोड शब्द है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है? तो जेल में गांधी का आमरण अनशन, ये है ऑपरेशन रूबिकॉन। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी और चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कोड शब्द भेज देगी। ये सारी बातें हैं, तो यहाँ पर जो है विश्राम लेंगे। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।